नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और चलिए बात उत्तराखंड की करते हैं। सबसे पहले कोरोना केसेस की ही बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 7,749 नए केस सामने आए। 109 मरीजों की जान चली गई कोरोना की वजह से। बुधवार को 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 77,000 से ज्यादा है। देहरादून में कोरोना के 2,352 नए केस सामने आए, जबकि हरिद्वार में 913, उधम सिंह नगर में 924, नैनीताल में 886 नए केस दर्ज किए गए। 77,000 से ज्यादा अब भी एक्टिव केसेस की संख्या बनी हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो यहां पर 7,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। तो 7,000 लोग कोरोना से रिकवर भी कर रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट सुधरती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में। और कई कोशिशें, कई कदम उठाए गए हैं उत्तराखंड सरकार की ओर से। एक तरफ बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, न सिर्फ दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए, बल्कि उत्तराखंड में भी एक जिले से दूसरे जिले में, मैदान से पहाड़ की तरफ जाने वाले लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है। और साथ ही कई जगहों पर कर्फ्यू सख्ती से लगाया गया है। और बात अब वैक्सीन की। उत्तराखंड में विदेश से वैक्सीन खरीदने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि वैक्सीन के लिए कमेटी बना दी गई है। अब निजी हॉस्पिटल में वैक्सीन सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार से भी उत्तराखंड को वैक्सीन मिलेंगी। इस महीने 8 लाख और अगले महीने 9 लाख की संख्या में वैक्सीन मिलने वाली है। तो अब सीधे विदेश से खरीद सकेंगे वैक्सीन। और जो खबर है उत्तराखंड को लेकर, एक कमेटी का गठन किया गया है। स्पुतनिक वैक्सीन की 20 लाख डोज खरीदने की बात सामने आ रही है। वहीं केंद्र की ओर से भी वैक्सीन मिलेगी उत्तराखंड को। इस महीने की अगर हम बात करें 8 लाख डोज आनी है, जबकि अगले महीने 9 लाख वैक्सीन मिलने वाली है उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार की ओर से। तो अब जो उत्तराखंड में लोग हैं उन्हें वैक्सीन की चॉइस उनके पास होगी। स्पुतनिक वैक्सीन की 20 लाख डोज उत्तराखंड खरीदने की तैयारी में है। अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लग रहे हैं लोगों को। 18,39,000 लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है। 66 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। तो आपको बता दें 66 लाख लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज लगी है, जबकि 18,39,000 लोगों को डबल डोज लग चुकी है। 20 लाख डोज बाहर से मंगाने की तैयारी में है, बाहर से खरीदने की तैयारी में है। सुनील लोप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, दो अहम सवाल। एक, रिकवरी रेट में सुधार थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, और दूसरा अगर हम बात कर ले वैक्सीन को लेकर, किल्लत हर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी है उस हिसाब से प्रोडक्शन इस वक्त नहीं हो पा रहा है, चाहे उसकी वजह जो भी हो। अब स्पुतनिक के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी किस तरह से फैसले लेगी और किस तरह से आगे काम करेगी? देखिए, मैंने कहा सरकार की एक कोशिश है कि जल्द से जल्द जो राज्य के लोग हैं उनका पूरी तरह से वैक्सीनेशन कर लिया जाए, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उससे बचा जा सके, लोगों की रक्षा की जा सके। इसके लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि ग्लोबल टेंडर किया जाएगा, खासकर कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन के लिए। और अब लोगों के पास एक ऑप्शन भी होगा कि वो तीनों वैक्सीन, चाहे वो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें या स्पुतनिक, लोग जो लगाना चाहेंगे वो वैक्सीन लगा पाएंगे। इसके लिए ये पूरी कसरत जारी है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर आयोजित किया जाएगा, क्योंकि जो स्पुतनिक है उसकी सिंगल डोज भी है एक वैक्सीन की, और दूसरी वैक्सीन की सिंगल और डबल दोनों डोज हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह। तो एक कमेटी बनाई गई है जिसमें करीब 5 से 6 अफसर हैं, और ये तय करेंगे कि जो बातचीत होती है ग्लोबल स्तर पर कि स्पुतनिक की जो डोज है कौन सी डोज सही रहेगी। जी सुनील, अगर डोज की बात करें तो उस पर फैसला लिया जाएगा। और साथ ही संख्या की बात करें, 8 लाख वैक्सीन केंद्र की ओर से इस महीने और अगले महीने 9 लाख वैक्सीन मिलने वाली है उत्तराखंड को। उत्तराखंड की जो आबादी है उस हिसाब से इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, सबको वैक्सीनेट किया जाए, कितने वैक्सीन की जरूरत इस वक्त है?
देखिए मैंने कहा उत्तराखंड में जो 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उनका पहले से ही वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि 18 से 44 साल के आयु वर्ग के जो लोग हैं, करीब 50 लाख लोग हैं जो अनुमानित किया गया है, इनको राज्य सरकार पूरी तरह से वैक्सीनेट करेगी, वैक्सीनेशन करेगी और इसका जो 400 करोड़ रुपये खर्चा आएगा उसका वहन राज्य सरकार अपने लेवल से करेगी। इनको निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। ये अभियान उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। 10 मई से लगातार जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन उनका किया जा रहा है। अभी तक 50,000 के आसपास लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, उसका सिंगल डोज लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से जो वैक्सीन है उसकी कमी यहाँ पर बनी है। 1,22,000 डोज अभी तक मिली थी, 42,000 डोज फिर कल मिल गई हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक पूरी 8 लाख डोज मिलेंगी और अगले महीने भी इसी तरह से उनको वैक्सीन मिलती रहेगी। लेकिन जिस तरह से मुख्य सचिव का भी कहना है कि जो राज्य की कैपेसिटी है कि हम एक दिन में 1 लाख लोगों को ये टीका लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि टीके की कमी है इसीलिए बहुत कम मात्रा में ये लग रहे हैं। हमने बताया कि पिछले 3 दिन में 50,000 लोगों को ये टीके अभी तक लग चुके हैं। तो राज्य सरकार का प्रयास है कि सरकार के पास स्टॉक में अधिक से अधिक वैक्सीन हो और इस वैक्सीनेशन के अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जी ठीक है, धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ केंद्र के पास बाकी के स्टेट भी हैं, उनको भी वैक्सीन देना है और इसलिए हर स्टेट में अलग अलग वैक्सीन वहां की आबादी के हिसाब से दी जा रही है। दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला कहेंगे कि खुद स्पुतनिक खरीदने की तैयारी में ताकि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके। इधर कोविड से बचाव के लिए राज्य की जनता को अब आइब्रोमैक्टिन दवाई दी जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने कहा कि कोविड से बचाव में आइब्रोमैक्टिन के रिजल्ट अच्छे आए हैं। ये दवा बूथ लेवल ऑफिसर हर घर पर देंगे। 2 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को ये दवा दी जाएगी। सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ये दवा नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते में ये दवाई बांटने का काम शुरू हो जाएगा। हम अपनी पूरी जनसंख्या को जो जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है ये दवाई, उसको ये दवाई हम लोग देंगे। इसमें आइवरमेक्टिन दवाई का प्रयोग किया जाएगा। ये जियो कल मुख्य सचिव महोदय के द्वारा कर दिया गया है। इसमें 3 दिन का प्रोफाइलैक्सिस है, सभी को जो अडल्ट हैं उनको दिया जाएगा अनटिल अनलेस कि उनमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। इस दवाई का साइड इफेक्ट बहुत कम है और बहुत हायर डोजेज में होता है, तो ये बहुत मिनिमम डोजेज पे हम लोग देने। द कोविड का ये दौर उन लोगों के लिए भी भारी पड़ रहा है जिनको उत्तराखंड के अंदर एक जिले से दूसरे जिले पर जाना होता है। दरअसल उत्तराखंड में आने के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है और यही वजह है कि उत्तराखंड वासियों पर अब थोड़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की के कारोबारी इन दिनों खासी दिक्कत में हैं। उनको और उनकी लेबर को रुड़की से देहरादून आने के लिए यूपी के एक हिस्से से होकर गुजरना पड़ता है। कभी यूपी पुलिस परेशान करती है तो उत्तराखंड पुलिस हर बार कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मांगती है। दरअसल पिछले महीने से ही उत्तराखंड ने दूसरे स्टेट से आने वालों से कोविड रिपोर्ट मांगनी शुरू की है। अब अगर किसी को गढ़वाल से कुमाऊं जाना है तो उसको यूपी के एक हिस्से से होकर ही जाना पड़ता है। वहीं देहरादून से गढ़वाल में ही कोटद्वार जाने के लिए भी यही कंडीशन है। प्रॉब्लम है सर, आसारोड़ी बॉर्डर हो गया या उधर दर्रा रीट हो गया या इधर कुल्हाल पे हो गया या पैरेलली अगर हम जैसे कोटद्वार में कुछ लोग कोटद्वार से लोग हैं हमारे, वो लोग आते हैं रुड़की भगवानपुर डेली आना जाना होता है इंडस्ट्री के लोगों को। तो ये बड़ी परेशानी हो रही है कि जो भी बैरियर्स हैं हमारे उनके ऊपर जो है उनको रोका जाता है और बोला जाता है कि भैया आप आरटीपीसीआर लेके आइए। तमाम लैब में कोविड टेस्ट के बढ़ते बोझ के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी IMCR बार बार कह रहा है कि राज्यों को अब आने जाने वालों से RT-PCR रिपोर्ट नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन सरकार फिलहाल संशय में है। इसके लिए इसलिए राज्य सरकारों से बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके इसमें उत्तर प्रदेश से बात कराई जाएगी कि जो व्यक्ति सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सीमा या हरियाणा की सीमा या पंजाब की सीमा से उत्तराखंड आ रहा तो वो जगह जगह उसको रोका ना जाए। उत्तराखंड में रिपोर्ट दिखाने का आदेश राज्य के लोगों पर ही भारी पड़ रहा है। जब तक सरकार हरकत में आएगी तब तक राज्य की बड़ी आबादी के पास दिक्कत से जूझने के अलावा और कोई चारा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
मौजूदा वक्त की जरूरत है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, लेकिन जिन लोगों को जरूरी काम से डेली आना जाना होता है उनके लिए कोई पास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इधर रुड़की के गंगनहर इलाके की आवास विकास कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने क्लिनिक पर छापेमारी की। डॉक्टर एनडी अरोड़ा के निजी क्लिनिक पर 7 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 5 कोविड पेशेंट थे। ये क्लिनिक बिना कोविड गाइडलाइंस के ही चल रहा था, जिसकी वजह से इसे सील कर दिया गया। आपको बता दें, डॉक्टर एनडी अरोड़ा का विवादों से गहरा नाता रहा है। उनके क्लिनिक पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है। हमको खबर लगी थी कि डॉक्टर एनडी अरोड़ा जो हैं कोविड मरीज भर्ती कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइन जो होती है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जो आईसीएमआर की कोविड गाइडलाइन होती है उसका ही पालन नहीं हो रहा और इनका जो कोविड के लिए अस्पताल हमारा स्टेट या भारत सरकार जो उसकी गाइडलाइन तय करती है उसके अनुसार इनका अस्पताल भी इनपैनल नहीं था। जी। कोविड पेशेंट के साथ साथ रूटीन का जो आपका पेशेंट है उनको भी साथ साथ एडमिट किया जा रहा है। तो मौके में 6 से 7 पेशेंट एडमिट पाए गए हैं, जिसमें से कि 4 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं रूटीन के पेशेंट हैं। और इसके साथ साथ उनके जो सभी अटेंडर हैं वो लोग भी। इधर चमोली में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों के बढ़ने से गौचर स्थित रेलवे निर्माण कंपनी के 2 परिसर में कंटेनमेंट जोन इसे बना दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में डिडोली, कांडई खोला, डुंगी, गुलाडी गांव को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। कंटेनमेंट जोन में खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे जिले में जितने भी कंटेनमेंट जोन है सभी में बैरिकेडिंग कराई जा रही है और साथ में सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। और वहाँ दैनिक वस्तुओं की सप्लाई के लिए डीएसओ को नोडल बनाया गया है, जो कि फल, सब्जी, दूध, राशन आदि के लिए व्यवस्था करते हैं। और वहीं पास में एक दुकान को भी हर जगह के लिए डिप्यूट किया गया है, जो वहाँ पे रहने वाले लोगों की आवश्यक आपूर्ति की समय रहते आपूर्ति भी कर सकें और एसडीएम इसको पर्सनली भी मॉनिटर करें। उधर अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में अभी तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हो पाया है। बेस के कोरोना अस्पताल के पास ही ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है, जिसका निरीक्षण आज डीएम ने मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कल किया है। ये निरीक्षण डीएम ने कहा कि 25 मई तक बेस अस्पताल में ही ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो जाएगी और 50 बेड में पहले चरण में ऑक्सीजन यहां से मिलनी भी शुरू हो जाएगी। हमारा सिविल वर्क लगभग 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके उपरांत यहाँ पे इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का भी काम होना है, तो ये लगभग हमारा 22 से 25 तारीख के बीच में इंस्टॉल हो जाएगा। ये 500 LPM का प्लांट है और इसमें 50 हमारे बेड्स इसको संचालित हो जाएंगे। नैनीताल में तेज बारिश से रामगढ़ की फल पट्टी में भारी मलबा आ गया। रामगढ़ में बादल फटने जैसे हालात बन गए हैं। कई स्थानों पर रोड बंद हो गई है। नुकसान के आकलन के लिए हली रामगढ़ हरटप्पा भेजी गई है जिला प्रशासन की एक टीम। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नैनीताल की, जहां पर इतनी बारिश हुई कि फल पट्टी में मलबा आ गया है। देखिए जरा, गदेरों में उफान और पानी जो है वो रिहायशी इलाकों तक फैला हुआ नजर आ रहा है। पानी की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है और यही वजह कि पानी के साथ साथ मलबा भी भारी संख्या में, भारी तादाद में, और ये मलबा जगह जगह जमा हो रहा है उन जगहों पर, घरों में, दीवारों और दुकानों में, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान भी हो रहा है और डर के साए में है यहाँ के लोग। इनका कहना है कि हालात बादल फटने जैसे हो गए हैं। इधर नैनीताल में तेज बारिश के कारण विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में भी मलबा घुस गया। मंदिर परिसर में हर तरफ मलबा ही मलबा है। मलबे के साथ पहाड़ से आए बड़े बड़े बोल्डर भी हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़े हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पानी और मलबा हर तरफ जमा है, नुकसान कितना ज्यादा हुआ है? देखिए मेनका, जिस तरह से कल मूसलाधार बारिश हुई और बादल फटने जैसे हालात इस पूरे इलाके में बने हुए थे, तो हली, हरतप्पा और रामगढ़ वाले इलाके में अभी भी जो सड़कें हैं वो बंद हैं। हालांकि जो एनएच है अल्मोड़ा भवाली वाला, उसको देर रात खोल दिया गया है और जो मलबा है उसको हटाने का काम जारी है। लेकिन जिस तरह से कल तेज बारिश हुई, उससे कैंची धाम मंदिर हो या फिर उसके बगल में जो साईं मंदिर हो, वहां पर मलबा घुसा है, उसको हटाने का काम भी जारी है। और जो 6 स्थान हैं, जैसे अल्मोड़ा
नैनीताल हाईवे जो है वहाँ पे जो 6 स्थानों पर ये मलबा जमा हुआ था और अभी जो स्थिति है कि वो मार्ग को खोल दिया, लेकिन जिला प्रशासन या एसडीएम से हमारी जो बातचीत हुई थी सुबह, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था अगर बारिश होती है तो यातायात को रोका जाएगा और यातायात को बाया रामगढ़ भेजा जाएगा, क्योंकि जो हालात हैं वो अभी भी इस तरह से बने हुए हैं। अगर थोड़ा बारिश होती है तो वो मलबा या पत्थर मिट्टी वो सड़क पर आ सकता है। जी वीरेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन जरा से भी बारिश होती है तो यहाँ पर खतरा बढ़ सकता है और जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। इधर खटीमा में बारिश होने से भले ही गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली, लेकिन साथ ही बारिश के साथ आसमान से ओले गिरे जो किसानों की मुश्किल बढ़ा दी। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसल और फलों को भारी नुकसान पहुंचा। कई ओलों का वजन 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक था, जिससे गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। उधर उत्तरकाशी में हर दिन हो रही बारिश अब मुसीबत का सबब बन गई है। किसानों की फसलें खेतों में ही बर्बाद होने लगी है। आए दिन हो रही बारिश के बाद ओलावृष्टि ने भी किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में इन दिनों सेब, आड़ू, खुमानी, पूलम, आलू, मटर की खेती का इस वक्त सीजन है, लेकिन ओलावृष्टि होने की वजह से पेड़ों से फूल और फसलों को बुआई में भी काफी दिक्कत आ रही है। उधर देवप्रयाग में मंगलवार को दशरथ पर्वत पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने से शांति गदेरे में तूफान आ गया, सैलाब आ गया और उसकी वजह से नगरपालिका और आईटीआई की बिल्डिंग समेत कई घर, दुकान तबाह हो गए। जिसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने कल आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, उनसे जानकारी ली थी कि कितना नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नुकसान का आकलन जल्द से जल्द कर मुआवजे की राशि दी जानी चाहिए सभी लोगों को और जमींदोज हुए आईटीआई भवन को भीट गांव में शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए। इधर रिलायंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए ये आर्थिक मदद दी गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है और इस जंग में रिलायंस फाउंडेशन अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी लगातार निभा रहा है। अब उत्तराखंड को 5 करोड़ रुपए दे रही है इस वक्त रिलायंस फाउंडेशन, ताकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती मिल सके। आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। खुद सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने बताया कि किस तरीके से रिलायंस फाउंडेशन की ओर से उन्हें मदद दी जा रही है। सीएम ने जो ट्वीट किया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में आज अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 5 करोड़ की राशि का योगदान दिया गया है। संघर्ष की इस घड़ी में उनका ये सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। मैं इसके लिए अनंत अंबानी और रिलायंस समूह का हृदय से आभार जताता हूं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।